हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी में हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा छठा टॉपिक है, जिसका नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। चलिए शुरू करते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको। मेरे को हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में 2 स्तर की सरकारों का जिक्र किया गया हमारे संविधान में। वो कौन कौन सी सरकारें थी? एक थी केंद्र के स्तर पर और दूसरी थी राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर थी उसको संघीय सरकार कहा गया और जो राज्य के स्तर पर थी उसको राज्य सरकार कहा गया। तो ये 2 सरकारों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया था। लेकिन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कई बार ये मुद्दे उठे कि यदि हमारे देश का विकास करना है तो हमें स्थानीय शासन को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय शासन अपनाने से ही हम उस अंतिम व्यक्ति का विकास कर सकते हैं जो कि विकास में पीछे रह चुका है। तो ये जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय हमारे महात्मा गांधी ने भी इसका जिक्र किया था। इसके बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना यानी कि हमारा जो संविधान बना, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। उस आर्टिकल 40 में भी स्थानीय सरकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 40 जो कि अभी किस में इंक्लूड है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 40 आता है और उस आर्टिकल 40 में स्थानीय शासन का जिक्र किया गया है। इसके बाद में आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद 1969 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब इस चीज़ का मुद्दा उठा था कि स्थानीय शासन, और उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया। अब बात कर लेते हैं हम आज की सिचुएशन की कि आज की सिचुएशन में क्या है। तो स्थानीय शासन में हम 2 प्रकार के संस्थान हमने इंक्लूड किए हमारे संविधान में। पहला हम पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थान जो कि ग्रामीण स्तर पर हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे शहरी स्थानीय निकाय जो कि शहर के स्तर पर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले संक्षेप में इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज संस्थान। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में इनको स्थान दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थान को हमारे संविधान में जगह दी गई, और पंचायती राज संस्थान में हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था, वो कौन कौन से स्तर थे? जिले के स्तर पर देखें तो जिला परिषद, जिसमें अध्यक्ष होगा जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष होगा जिला उप प्रमुख। इसके बाद में दूसरा स्तर है खंड स्तर पर, जिसको पंचायत समिति के नाम से हम जानते हैं। उसमें अध्यक्ष होगा प्रधान और उपाध्यक्ष होगा उप प्रधान। तीसरे स्तर की बात करें तो वो होगा ग्राम के स्तर पर, यानी गांव के स्तर पर, जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसका अध्यक्ष होगा सरपंच और उपाध्यक्ष होगा उप सरपंच। तो ये था हमारा पंचायती राज संस्थान। अब बात करें हम शहरी स्थानीय निकाय की, शहर के स्तर पर, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में इनको स्थान प्रदान किया गया। आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज संस्थान था उसको 73वें, और जो शहरी स्थानीय निकाय है उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले गांव के स्तर पर और दूसरा शहर के स्तर पर। 73, उसके बाद में 74। जिस प्रकार उसमें 3 स्तर थे उसी प्रकार इसमें 3 निकाय यानी 3 प्रकार की बॉडी को इंक्लूड किया गया। वो कौन कौन सी बॉडी थी? जो सबसे पहली बॉडी थी संवैधानिक नगरीय निकाय। देखो, संवैधानिक नगरीय निकाय के अंतर्गत 3 बॉडी शामिल की गई। पहला नगर निगम, जिसमें होगा महापौर और उप महापौर, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह। उसके बाद में सेकंड इसका स्तर होगा नगर परिषद, जिसमें होगा सभापति और उप सभापति। तीसरा स्तर होगा नगर पालिका, जिसमें होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहला हो गया संवैधानिक नगरीय निकाय। दूसरा जो बॉडी होगी वो होगी सांविधिक नगरीय निकाय। देखो, संवैधानिक का मतलब होता है जिसका जिक्र हमारे संविधान में पहले से ही था, यानी जब 74वां संविधान संशोधन लागू किया या तभी से।
लेकिन सांविधिक नगरीय निकाय का मतलब ये है कि ये उस समय तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन सांविधिक मतलब किसी विधि के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया। तो सांविधिक और संवैधानिक में ये अंतर होता है कि संवैधानिक का मतलब होता है कि वो संविधान में पहले से ही इंक्लूड है, और सांविधिक का मतलब होता है किसी विधि के द्वारा उसको इंक्लूड किया गया है। तो सांविधिक नगरीय निकाय के अंतर्गत न्यासपतन और छावनी मंडल या छावनी बोर्ड को इंक्लूड किया गया। इसके बाद में जो तीसरा स्तर है वो है कार्यकारी नगरीय निकाय, यानी जो एग्जीक्यूटिव, यानी अगर मान लीजिए जैसे कोई शहर में पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव करने का, क्रियान्वयन करने का काम जो निकाय करता है उसको बोलते हैं कार्यकारी नगरीय निकाय। इसके अंतर्गत शहरी सुधार ट्रस्ट और विकास प्राधिकरण। अब देखो, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आपने सुना होगा जेडीए, जैसे कोई अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो ये जेडीए प्रूफ है। तो जेडी प्रूफ का मतलब होता है कि विकास प्राधिकरण द्वारा उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो देखो, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण होता है तो उसको हम बोलते हैं जेडीए, अजमेर विकास प्राधिकरण को बोलेंगे हम एडीए, जोधपुर विकास प्राधिकरण को बोलेंगे जेडीए। तो ये इस प्रकार के विकास प्राधिकरण को कार्यकारी नगरीय निकाय के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये संक्षेप में हमने बातें की हैं। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नए नगर पालिका परिषद व निगम के लिए यदि अधिसूचना जारी की जाती है तो वो राज्यपाल के नाम पे जारी की जाएगी। मान लीजिए सपोज कि आप किसी जिले से बिलोंग करते हैं और उस जिले में यदि हमें नया नगर निगम या परिषद या नगर पालिका बनानी है तो उसकी जो अधिसूचना है वो राज्यपाल के नाम पर जारी होगी। मैंने आपको राज्यपाल के टॉपिक में करवाया था कि कोई भी संवैधानिक काम होगा तो वो राज्यपाल के नाम पे होगा। जिस प्रकार केंद्र के अंतर्गत कोई भी संवैधानिक काम राष्ट्रपति के नाम पे होता है और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के नाम पर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आया है डेढ़ पंचायत। डेढ़ पंचायत का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं ना डेढ़, ये डेढ़ है, तो डेढ़ पंचायत का मतलब होता है कि या तो डेढ़ या फिर दो, डेढ़ या दो पंचायतों को मिलाकर जब एक पंचायत बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं डेढ़ पंचायत। तो इसका कोई बड़ा वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। डेढ़ पंचायत या दो पंचायतों को मिला के जब कोई पंचायत बनाई जाएगी तो उसको डेढ़ पंचायत के नाम से जाना जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी, इस बार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले नगर निगम किससे बनाया गया था? तो जयपुर व जोधपुर में बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे? 1992 में। और 1992 में हमारे क्या आए थे? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो जब जो हमारे स्थानीय सरकार बनाई गई थी तो उस समय जो नगर निगम बने थे उसमें सबसे पहले जयपुर व जोधपुर को नगर निगम बनाया गया था 1992 में। अब वर्तमान में यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में कितने नगर निकाय हैं तो आपको याद रखना है 240 नगर निकाय हैं, जिसमें नगर निगम की बात करें तो 10 हैं, नगर परिषद की बात करें तो 36 हैं, नगर पालिका की बात करें तो 194। इन तीनों को जोड़ोगे तो 240 है। नगर निगम 10, नगर परिषद 36, नगर पालिका 194। 2019 में राजस्थान में 3 नए नगर निगम बनाए गए, जिसमें जयपुर, कोटा और जोधपुर। अब आपको लग रहा होगा कि जयपुर, कोटा और जोधपुर में तो पहले से ही नगर निगम, लेकिन इनमें एक एक नया नगर निगम और बना दिया गया। यानी कि अब जयपुर में 2 नए नगर निगम है, मतलब 2 नगर निगम, एक नया बना दिया गया। ठीक है, तो 2019 में आपसे पूछा जाए कि 2019 में कौन कौन से नए नगर निगम बनाए गए, तो जयपुर, कोटा और जोधपुर। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल होते हैं। ग्राम सभा की बात करें तो उसमें सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता ये शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे। अब हमारे आरएएस के सिलेबस के अंतर्गत पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का अलग से जिक्र किया गया है। और यहाँ से यदि राजस्थान का कोई भी एग्जाम होगा या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो पंचायती राज संस्थान से क्वेश्चन आना ही आना है। ये आप लिख के ले लो डेफिनेटली, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, वहाँ पंचायती राज संस्थान से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको हम करने वाले हैं पंचायती राज संस्थान। हमने पहले संक्षेप में पढ़ा था, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका इतिहास पढ़ते हैं कि क्या पहले पंचायती राज संस्थान हुआ करती थी या नहीं हुआ करती। तो भारत में पंचायती राज संस्थानों का इतिहास, यदि आपसे ये पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थानों का जनक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक ऐसा व्यक्ति था, जब अंग्रेजी शासन था उस समय उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का
क्या किया था, विकास किया था। तो जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। उसके बाद में 1882 ईस्वी के आदेश के कारण या आदेश द्वारा मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई उसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा गया। बीकानेर रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1928 ईस्वी में ग्राम पंचायत का गठन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया। तो बीकानेर रियासत थी जिसने 1928 में ग्राम पंचायत का गठन किया। मैंने आपको पहले बताया था कि मूल संविधान में पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। याद रखना है कि राज्य सूची का 5वां विषय है स्थानीय सरकार। आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची में कौन सा विषय है स्थानीय सरकार, तो कौन सा विषय है, 5वां है। राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थान देने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को स्थान प्रदान किया गया हमारे संविधान। अब इससे रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब दी गई, तो अनुमति दी गई थी 20 अप्रैल 1993 को। भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन कब किया गया, तो 20 अप्रैल 1993 को तो क्या की राष्ट्रपति ने अनुमति, और 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने इसका क्रियान्वयन किया। वहीं राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 23 अप्रैल 1994, याद रखना 24 अप्रैल था तो 23 अप्रैल कर दो, 1993 था तो 1994 कर दो, यानी कि एक साल बाद, लगभग एक साल बाद। तो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने क्रियान्वयन करने के एक साल बाद में क्रियान्वयन किया। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा कि भाग 9 जोड़ा गया, किसके लिए, पंचायतों के लिए, और जिसका शीर्षक क्या था, पंचायत। पंचायत नाम से एक शीर्षक जोड़ा गया हमारे संविधान में और भाग 9 के अंतर्गत जोड़ा गया, और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय थे। याद रखना ये सवाल आरपीएससी में पूछा गया है कि जो पंचायती राज संस्थान जोड़े गए थे उसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो उसमें कितने विषय थे, तो कितने विषय थे, 29 विषय थे। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज संस्थानों का जिक्र किया गया है, 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। आगे बात करें तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। हर स्टेट में अलग अलग उसके नाम राज्य के नाम से अधिनियम पारित किया गया था इनको लागू करने के लिए। तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। इससे पूर्व जब ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू नहीं हुआ था, तो उससे पूर्व जो पंचायती राज संस्थान है वो पंचायती राज अधिनियम 1953 के तहत चल रही थी राजस्थान में। अब कुछ कमेटियों की बात कर लेते हैं कि पंचायती राज संस्थान के लिए कौन कौन सी राजस्थान में पंचायती राज हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। तो देखो, आपको याद करनी मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कोई ऐसा फैक्ट मिले ना, तो 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है। हमेशा उस चीज़ के अंतर्गत, यानी अगर बहुत सारे फैक्ट हो तो उसके अंतर्गत आपको सबसे पहली और सबसे अंतिम, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है, और बीच की चीज़ को आपको एक बार देख लेना है, मोटा मोटा देख लेना है। वो इसलिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप ये संभवतः ये रहता है कि जो पहला और अंतिम रहता है ना, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें क्या है, आप एलिमिनेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, इजीली उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब हर चीज़ को आप रट नहीं सकते, हर मनुष्य का जो दिमाग है वो लिमिटेड रहता है, तो हर चीज़ को आप रट नहीं सकते। तो आपको मोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, एक तो पहली और एक अंतिम, और बीच की चीज़ें आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है। तो देखो कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। तो देखो, सबसे पहली थी हरीशचंद्र शर्मा समिति 1963। आपको याद रखना है कि हरीशचंद्र शर्मा समिति सबसे पहली समिति थी, पंचायती राज संस्थानों हेतु 1963 में बनाई गई थी। इसके बाद में सादिक अली समिति 1964 में, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में, गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में, और VS व्यास समिति 2010 में। तो ये वाली और ये वाली तो आप याद रखो, और बाकी को आप ऐसे देख लो।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थान की जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, जो हमारे संविधान में दिए गए। मैंने आपको बताया अभी कि 243 से लेकर 243 ओ तक इनका जिक्र। अब देखो 243 में क्या दिया गया है, 243 में दिया गया है ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। इसके बाद में 243 बी की क्लोज 1 में त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 243 बी के क्लोज 2 में द्विस्तरीय प्रणाली। देखो, जिन जिलों के अंतर्गत 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाएगी, और जिन जिलों में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाएगी। तो आपको याद रखना है 243 बी के दो क्लोज है, एक तो 1 और 2। तो 1 में तो क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, और 2 में क्या है, द्विस्तरीय प्रणाली। और द्विस्तरीय प्रणाली का जो क्राइटेरिया वो क्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या हो जिले की तो वहां द्विस्तरीय प्रणाली होगी। ठीक है, तो ये दो तो आपको याद हो गए होंगे, 243 ए और 243 बी। अब देखो, एक कहानी की तरह आप याद रखो इनको कि देखो, सबसे पहले गठन हुआ, गठन हो गया, उसके बाद में आरक्षण दिया गया, आरक्षण के बाद में कार्यकाल निश्चित किया गया, कार्यकाल निश्चित हो गया तो उसके बाद में योग्यताएं निर्धारित की गई, योग्यताएं जब निर्धारित हो गई तो अब उनको कार्य सौंप दिया गया, कार्य सौंप दिया गया तो अब उनके लिए कार्यों को करने के लिए पैसे चाहिए, तो वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था की गई। जब वित्तीय स्रोत आ गए तो उनमें घपला ना हो तो उनके लिए अंकेक्षण यानी कि ऑडिट की व्यवस्था की गई। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद में भाई नई सरकार भी तो बनानी है, कोई एक ही सरकार थोड़ी ना रही, तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां तक याद रखो, और कैसे याद रखो आप, ऐसे याद रखो, गठन से शुरू, सी, फिर डी, फिर ई, एफ, ये तो 243 चल रहा है, फिर जी, फिर एच और जे और के तक याद रखो। जैसे मैंने बताया आपको, गठन हुआ, फिर आरक्षण, फिर कार्यकाल की व्यवस्था, फिर योग्यताएं निर्धारित कर दी गई, फिर उनको कार्य सौंप दिए गए, तो पैसे की आवश्यकता पड़ी यानी कि वित्तीय स्रोत, फिर अंकेक्षण यानी ऑडिट हुआ, और फिर नए चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय जितने भी जो चुनाव होते हैं उनका जिम्मा किसको है, राज्य निर्वाचन आयोग का। एक है भारत निर्वाचन आयोग, यदि राज्य के चुनाव होते हैं या केंद्र के चुनाव होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है, भारत निर्वाचन आयोग की। लेकिन यदि लोकल गवर्नमेंट के यानी स्थानीय सरकार के, जैसे सरपंच है, ये इन सब चीज़ों की अगर चुनाव होते हैं तो कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, के तक याद हो गया। के बाद में आपको क्या करना है, एल में क्या करना है, केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन। जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को क्रियान्वयन हो रहा है, उसी प्रकार हमें केंद्र शासित प्रदेशों में यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि अभी वर्तमान में कितनी है, 8, तो उनमें हमें क्रियान्वयन करने के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 एल। ठीक है, इसके बाद में आता है 243 एम। देखो एम में क्या है, छूट प्रदान राज्य व क्षेत्र, यानी उन राज्यों का और उन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जिनको छूट दी गई है। छूट क्यों दी गई है, जैसे कई राज्यों के अंतर्गत जो एससी और एसटी की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हमारे जो पंचायती राज संस्थान है उसमें अनुच्छेद 243 एम है जिनमें उनको छूट प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो, अनुच्छेद 243 एन, विद्यमान, ये विद्यमान कानूनों पर पंचायतों का बने रहना, यानी कि जो कानून है उनमें जो पंचायतें हैं वो बनी रहेगी, उनको हटाया नहीं जा सकता। ये हमारे आर्टिकल 243 एन में लिखा गया। इसके बाद में अनुच्छेद 243 ओ में यहाँ पे आएगा चुनाव। ठीक है, नाम नहीं आएगा, चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमारा जो पंचायती राज संस्थान है उसमें कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो चुनाव है उनको न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या किया गया, वर्जित किया गया है। तो याद रखना है अनुच्छेद 243 ओ के। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के पंचायत नहीं आएगा यहाँ पे, ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, सरपंच होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम सभा का क्या रहता है, अध्यक्ष रहता है। दोनों की अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य ग्राम सभा का अध्यक्ष बन सकता है, यानी मान लीजिए सरपंच भी नहीं है और उपसरपंच भी नहीं है, तो ग्राम सभा के जो पंजीकृत वो है सदस्य, उनमें से किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को है, मान लीजिए सरपंच है तो सरपंच बैठक बुलाएगा।
यदि सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाएगा। और यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित है तो याद रखना दोनों की अनुपस्थिति में बैठक किसको बुलाया जाता है? वीडियो। यहाँ पे अलग था कि यदि अध्यक्षता कौन करेगा, जैसे सरपंच भी नहीं है उप सरपंच भी नहीं है तो ग्राम सभा का कोई सदस्य है वही अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन बैठक में उल्टा है कि यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हैं तो दोनों की अनुपस्थिति में बैठक वीडियो बुलाएगा। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ये याद रखना है, एक छोटा सा डिफरेंस था। आगे देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राजस्थान में ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक बुलाना अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो 4 बैठक कब कब? एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, ठीक है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 मई मजदूर दिवस। एक साल में ये 4 बैठक बुलाना अनिवार्य है। याद रखना है, ये आपको मिलान वाला क्वेश्चन आता है उस प्रकार आ सकता है कि यानी हमारे जो राजस्थान में ग्राम सभा है उनकी जो 4 बैठक बुलाते हैं वो कब कब आती है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 मई मजदूर दिवस। अब देखो बैठक के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति 110 सदस्य होना अनिवार्य है। 110 का मतलब मान लीजिए जैसे यदि कितनी है, अगर मान लीजिए ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं तो बैठक के लिए 1/10 यानी कि 10 सदस्य मिनिमम चाहिए। 10 से यदि कम होते हैं तो बैठक नहीं हो सकती, 10 या 10 से ऊपर होंगे तो बैठक हो सकती। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन की यानी इलेक्शंस की। मैंने बताया जैसे कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि हम लोग जाके वोट करते हैं और उन वोट के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सरपंच बनेगा, कौन वार्ड पंच बनेगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन कौन आता है? एक आता है सरपंच, दूसरा आता है वार्ड पंच और तीसरा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर सदस्यों का चुनाव। ये तीनों प्रत्यक्ष निर्वाचन की सहायता से चुने जाते हैं। अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में देखो जिला परिषद व पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इनको इनडायरेक्टली चुना जाता है और उप सरपंच, याद रखना उप सरपंच में डाउट ना हो जाए, उप सरपंच को अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत चुना जाता है। अब पदेन सदस्यों की बात करते हैं, पंचायती राज संस्थानों के पदेन सदस्य। पहले बात करते हैं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के अंतर्गत 2 होते हैं, एक विधानसभा सदस्य और एक विधान परिषद सदस्य, ठीक है। हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो केवल यही होगा, यानी विधानसभा के सदस्य ही पंचायत समिति के क्या होंगे? पदेन सदस्य। जिला परिषद की बात करें तो वहां पे होंगे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद में आरक्षण की बात कर लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देखो SC व ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा है महिलाओं हेतु आरक्षण 1/3 33% था, 33% था, लेकिन 2009 में 33% से बढ़ाकर राजस्थान में 50% कर दिया गया और राजस्थान भारत का 33% से 50% महिलाओं का आरक्षण करने वाला देश के अंतर्गत दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 33% से 50% आरक्षण सबसे पहले किया था और राजस्थान ने बाद में किया था, तो राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया। इसके अलावा OBC की बात करें, OBC हेतु आरक्षण है 21% जो कि 1999 से वर्तमान तक लागू। अब बात करते हैं कार्यकाल की कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। यदि बीच में पद रिक्त होने की स्थिति में अगले 6 माह में उपचुनाव का प्रावधान होता है। देखो हरियाणा एक राज्य है हमारे देश में, हरियाणा के अंतर्गत है एक लॉ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि मान लीजिए वहां पे पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच बन गया चुनाव के जरिए, लेकिन 2.5 साल बाद में क्या होता है? उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव होने के बाद में यदि लोग ये चाहते हैं कि वो सरपंच बना रहे, यानी यदि उसको ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो सरपंच बना रहता है, अदरवाइज वो क्या होता है? सरपंच के पद से हट जाता है। इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। ये हर देश में हर राज्य में नहीं है, ये हरियाणा के अंतर्गत, तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं की योग्यताओं की। तो सबसे पहले तो स्थानीय पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए, यानी आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ पे पंजीकृत होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, याद रखना न्यूनतम आयु
पंचायती राज संस्थाओं की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। विशेष 2018 के पश्चात कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों को भी पंचायती राज चुनाव में हेतु योग्य बना दिया। 2018 से पहले जो कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति थे उनको चुनावों के अंतर्गत योग्य नहीं माना जाता था, यानी शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 2018 में अमेंडमेंट कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया और कुष्ठ रोग के जो ग्रसित व्यक्ति थे उनको भी जो चुनाव थे उनमें शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की अयोग्यता की बात कर लेते हैं। यदि लाभ के पद पर रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकारी सेवाओं में होने पर राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960, जिसको बोलते हैं हम, जब हमारे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बोलते हैं ना, नुक्ता करते हैं। तो यदि अगर नुक्ता करने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर यदि कोई शामिल हो जाता है तो उसको दोषी माना जाता है। और मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960, यानी कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत नुक्ता करना क्या है, एक इलीगल है, ठीक है, फिर भी करते हैं। तो अगर दोषी पाया जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर 2018 में संशोधन किया गया, जिसमें दिव्यांग संतान की गणना में शामिल नहीं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 से अधिक संतान है तो उसको पंचायती राज संस्थानों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन इसमें शर्त है कि यदि 2 से अधिक, मान लीजिए अगर किसी की संतान है और तीसरी संतान यदि दिव्यांग है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी 3 संतान हो और तीसरी संतान यदि दिव्यांग हो तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाए। कार्यों की बात करें पंचायती राज संस्थाओं की, तो सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम बनाना और उनका क्रियान्वयन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय स्रोत, पैसों का प्रबंध कहाँ से किया जाता है, तो जल कर, यानी टैक्स, पथ कर और मेलों पर कर, ये कुछ टैक्सेस हैं जिनसे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं शपथ की। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शपथ कौन दिलाता है, और आगे हम देखेंगे कि त्यागपत्र कौन किसको देता है, ठीक है। तो सबसे पहले शपथ की बात कर लेते हैं, ओथ की बात कर लेते हैं। तो जिला कलेक्टर के द्वारा किसको शपथ दिलाई जाती है, सबसे पहले तो जिला प्रमुख को, दूसरा है उप जिला प्रमुख को, और तीसरा है जिला परिषद सदस्य को। इन 3 लोगों को शपथ कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद में आता है उपखंड अधिकारी, यानी सब डिविजनल ऑफिसर। तो जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो किस किस को शपथ दिलाता है, एक प्रधान को, दूसरा उप प्रधान को और तीसरा पंचायत समिति सदस्य को। तो इन 3 लोगों को दिलाता है। इसके बाद में बात करें पीठासीन अधिकारी की, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इनके द्वारा सरपंच को, उप सरपंच को और वार्ड पंच को, इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ये शपथ आपको याद रखनी है। अब देखो, इस्तीफा या त्यागपत्र के अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले जो जिला प्रमुख हैं वो अपना इस्तीफा किसको देगा, संभागीय आयुक्त, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है, आईएएस अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त। तो जिला प्रमुख किसको देगा, संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा देगा। नीचे इसके जो जिला प्रमुख के नीचे थे कौन, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और प्रधान, ये तीनों व्यक्ति किसको देंगे, जिला प्रमुख को देंगे, ठीक है, इस्तीफा। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रधान के नीचे थे, वो प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, ये दोनों किसके देंगे, प्रधान को देंगे इस्तीफा। इसके बाद में देखो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनको शपथ दिलाने का काम तो कौन कर रहा था, एसडीओ कर रहा था, सब डिविजनल ऑफिसर कर रहा था। लेकिन इस्तीफा किसको देंगे, ये खंड विकास अधिकारी को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देंगे, ठीक है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। तो ये डिफरेंस था थोड़ा सा शपथ में और त्यागपत्र में, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो पहले 2007 से पहले 1/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी था अविश्वास प्रस्ताव, यानी उनको हटाने के लिए। लेकिन 2007 के बाद में इनको क्या कर दिया गया, 3/4 कर दिया गया। यानी अगर 3/4 सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि ये व्यक्ति कैपेबल नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। शुरुआत में 2 वर्षों में तथा अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता, ये भी एक कंडीशन है। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो शुरुआत के 2 वर्षों में और अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता। इनकी अगर 5 साल है तो 2 नहीं लाया सकता, ये नहीं लाया सकता, जो बीच के 2 साल हैं उनमें लाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अनिवार्य प्रावधान, ठीक है, नेसेसरी प्रोविजंस। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम सभा के प्रावधान होनी चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए,
पंचायती राज संस्थाओं में सीट रिक्त होने की स्थिति में 6 माह में उपचुनाव होना कंपलसरी है। और चुनाव किसके द्वारा कराए जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। राज्य वित्त आयोग होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि वित्त का प्रावधान करे। इसके अलावा जिला आयोजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, जो कि विकास के लिए क्या बनाती है? प्लान बनाती है। इसके अलावा महिलाओं हेतु 33% आरक्षण होना चाहिए। राजस्थान में कितना है? 50%। MP में भी 50%। और SC और ST हेतु आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो थे कंपलसरी, और अब है ऐच्छिक प्रावधान। तो ऐच्छिक में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय संसाधन, देखो अलग अलग वित्त के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण यानी ऑडिट होना चाहिए। महिलाओं हेतु 33% से अधिक आरक्षण, ठीक है। 33% तो क्या है? 33% से कम नहीं किया जा सकता, हाँ ज़्यादा किया जा सकता है, जैसे कि राजस्थान ने और MP ने किया है 50%, लेकिन 32%, 33 से कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा OBC का आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में MP, MLA या MLC को क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सरपंच का चुनाव होना चाहिए। इसके अलावा जिला आयोजना समिति की संरचना या संगठन, यानी जिला आयोजना समिति होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम जिला आयोजना समिति के बारे में, कितने सदस्य होते हैं, क्या होता है। इसके बाद में एक आता है कानून, पैसा कानून। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैसा कानून कब आया था? तो याद रखना 1996 में पैसा कानून लाया गया था। पैसा कानून का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया के अंतर्गत लाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि जो ST का एरिया है उसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, SC या ST का, ठीक है। इन दोनों के एरिया को बढ़ाना ही क्या है? पैसा कानून, ठीक है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस समिति के द्वारा पैसा कानून लाया गया था? तो वो था दिलीप सिंह भूरिया समिति। ये पहले पूछा गया है एक एग्जाम में, RPSC के एग्जाम में पूछा गया था कि जो पैसा कानून है वो किस समिति के द्वारा लाया गया? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। राजस्थान में इसका क्रियान्वयन कब किया गया? तो 30 सितंबर 1999 को इसका क्रियान्वयन किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो। जिले में पैसा कानून, कौन कौन से जिले में पैसा कानून है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही का आबू रोड, ठीक है। आप एक ट्रिक बना लो, UDB P और S, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक बना लो, UDB PS। इससे आपको याद रहेगा कि पैसा कानून कौन कौन से जिले में है, क्योंकि ये ऑप्शंस बना के दिए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन कौन से जिले में पैसा कानून है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही का आबू रोड। मुख्य प्रावधान की बात करें पैसा कानून के अंतर्गत तो वो क्या है? देखो सबसे पहला है 50% सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित होनी चाहिए, यानी ST के लिए होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के प्रावधान होनी चाहिए। इसके अलावा शांति समिति का गठन, शांति समिति में 33% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होनी चाहिए। ये 3 प्रावधान मुख्य प्रावधान है किसके? पैसा कानून के। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, जिला आयोजना समिति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो संवैधानिक समिति, यही संविधान में इसका उल्लेख किया गया। दूसरा है न्यूनतम 4/5 सदस्य पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों से होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में एकीकृत विकास कार्यों का निर्माण करना है, यानी प्लानिंग करनी। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें कुल 26 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 26, जिसमें एक होता है जिला प्रमुख और 25 सदस्य अलग होते हैं। 25 में देखो 20, 3 और 2 ये होते हैं। अब 20 क्या होते हैं? 20 सदस्य होते हैं पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों से, और 3 सदस्य होते हैं पदेन सदस्य, जिसमें होता है कलेक्टर, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और SCO यानी एडिशनल कलेक्टर ऑफिसर। तो ये 3 होते हैं कलेक्टर, CEO, SCO। और 2 सदस्य कौन होते हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। तो 20 और 3 23 और 2 25 और 25 और 1 जिला प्रमुख होता है। तो ये 26 सदस्य होते हैं जिला योजना समिति के अंतर्गत। अब ये हमारा अंतिम है पंचायती राज संस्थाओं पर बनी कुछ समितियां। कौन कौन सी समितियां बनी? ठीक है, पहले हमने जो समितियां पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि किस किस की रिकमेंडेशन थी, और अब हम पढ़ेंगे कि ये जो पंचायती राज संस्थाएं बनी उनमें जो स्तर हैं उन स्तरों में क्या क्या चीज़ें लानी है या क्या क्या बदलाव करना है, उनके लिए जो समितियां आई उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि इन समितियों का सीक्वेंस बताइए, ठीक है। तो आपको एक शब्द याद रखना है BAGLGT, या फिर ऐसे रख सकते हैं बागल जीटी, ठीक है। बागल जीटी से क्या होगा, देखो बी से बनेगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगले ए से बनेगा अशोक मेहता समिति, फिर जी से बनेगा जी से बनेगा आपका जीवीके राव समिति, इसके बाद में एल से बनेगा आपका LM सिंघवी समिति, फिर जी से बनेगा आपका गाडगिल समिति, और टी से बनेगा आपका थुंगन समिति। तो इससे तो आपको क्या रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा, किससे, बागल जीटी से, ठीक है, बागल जीटी से याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, गठन 1957 ईस्वी में हुआ। अब आपने यदि सीक्वेंस याद कर लिया तो आपको ये सारा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो गठन 1957 ईस्वी में। इसके बाद में त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली का क्या किया, प्रावधान सिफारिश की, जिसमें कौन कौन से थे, एक तो जिला परिषद जिसका अध्यक्ष होना चाहिए जिला कलेक्टर, ठीक है, पंचायत समिति जिसमें नोडल एजेंसी होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए ग्राम पंचायत। तो ये जो 3 स्तर थे, इनकी सिफारिश किसने की, बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि 1957 में आई थी। दूसरी कमेटी की बात करें तो अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की क्या की, सिफारिश की, एक जिला परिषद और मंडल पंचायत, यानी कि ग्राम स्तर पर अशोक मेहता समिति ने सिफारिश नहीं की थी। SC ST हेतु आरक्षण की व्यवस्था और कार्यकाल 4 वर्ष के लिए सिफारिश की थी, लेकिन है कितना, 5 वर्ष। और संवैधानिक संस्थान का क्या देना चाहिए, संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं संविधान में क्या देना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरी समिति है जीवीके राव समिति, गठन 1985 में, 4 स्तरीय व्यवस्था, ये पूछा जा सकता है, 3 स्तरीय है, लेकिन वो कौन सी समिति है जिसके द्वारा 4 स्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी, वो थी जीवीके राव समिति, स्टार लगा लेना, ठीक है। जिले में जिला विकास आयुक्त यानी CEO पद होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास, स्टार, बिना जड़ की घास किस समिति के द्वारा कहा गया, तो जीवीके राव समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा गया, यानी कि इनकी जड़ें नहीं है। जड़ों का मतलब होता है इनके पास अधिक, कहने को तो इनको हमारे संविधान में इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन इनके पास जो अधिकार है वो क्या है, लिमिटेड है, तो ये बिना जड़ की घास होगी ना। चौथी समिति है हमारी LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, गठन 1986 में किया गया, कार्यकाल 5 वर्ष। इन्होंने प्रावधान किया कि SC ST, सिफारिश की कि SC ST हेतु आरक्षण होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। 5वीं समिति गौडगिल समिति 1988 में इसका गठन किया गया, और थुंगन समिति 1989 में किया गया। नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपको सीक्वेंस याद रखना है, और कुछ जो मैंने आपको बताया था स्टार वाली चीज़ें वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि 4 स्तरीय व्यवस्था किस समिति ने की थी, तो जीवीके राव ने, और बिना जड़ की घास पंचायती राज संस्थाओं को किसने बोला था, जीवीके राव समिति, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा खत्म होता है, यानी कि स्थानीय शासन हमारा खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में भी क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को क्या है, RAS प्रीलिम्स, जिसमें हम क्या करने वाले, धमाका 5 घंटे की मैंने राजस्थान जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट करा दिया है, उसको देख लो आप, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, उस 5 घंटे की मैराथन लेके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में आपको मैं अब राजस्थान की पॉलिटी करा रहा हूँ, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी कराऊंगा। इंडियन पॉलिटी के बाद में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद देखेंगे हम आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद में हम बीच बीच में देखते रहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आपके यहाँ से मैं 120+ क्वेश्चंस करवा दूंगा, करंट अफेयर्स भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो इजीली हम क्रैक कर देंगे RAS प्रीलिम्स को। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।